आगरा का ताजमहल दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में से एक। हम सब ने इसकी खूबसूरत पोस्टकार्ड वाली तस्वीरें देखी हैं, राइट? लेकिन आज हम इसके सिर्फ इस बाहरी रूप से आगे बढ़कर इसकी उन ऐतिहासिक और वैज्ञानिक परतों को खोलने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत ही दिलचस्प है। शुरुआत करेंगे 17वीं सदी के उस शानदार गणित और इंजीनियरिंग से जिसने इसे मुमकिन बनाया। फिर बात करेंगे इससे जुड़े कुछ डार्क मिथकों की सच्चाई की, और आखिर में आज के पर्यावरण के खतरों से लेकर आपकी अगली ट्रिप के लिए कुछ बेहद कमाल की प्रैक्टिकल टिप्स भी शेयर करेंगे। पहला सेक्शन, आगरा का ताजमहल, एक परिचय। चलिए सबसे पहले इतिहास के उस दौर में चलते हैं जहां से इस पूरे चमत्कार की शुरुआत हुई थी। जरा स्केल के बारे में सोचिए। 1632 और 1653 के बीच बना ये मास्टरपीस पूरे 22.44 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसे सम्राट शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया था। धरती पर जन्नत की इस प्रतिकृति को खड़ा करने में पूरे 22 साल लग गए। मतलब एक जनरेशन की आधी उम्र सिर्फ इसे बनाने में निकल गई। है ना कमाल का पैमाना? अब ये प्रोजेक्ट शुरू क्यों हुआ? शाहजहां का अपनी बेगम के लिए प्यार कितना गहरा था, ये खुद उनके इन शब्दों से झलकता है। उन्होंने मुमताज महल के लिए कहा था, उन्हें अपने समय की सभी महिलाओं में रूप और चरित्र में सर्वश्रेष्ठ पाया। यही वो अथाह दुख और बेपनाह प्यार था जिसने वास्तुकला के इस इतने बड़े और अभूतपूर्व काम को जन्म दिया। सेक्शन 2, निर्माण और गणितीय रहस्य। अब थोड़ा इसके रोमांटिक पहलू से हटकर बात करते हैं। चलिए देखते हैं इसका वो एकदम सटीक और हैरान करने वाला मॉड्यूलर गणित। 1.763 सेंटीमीटर। ये कोई रैंडम नंबर बिल्कुल नहीं है। ये प्राचीन अर्थशास्त्र की एक पारंपरिक इकाई है जिसे अंगुलम कहा जाता है। और सबसे बड़ा सस्पेंस, यही एक छोटी सी अंगुलम इकाई ताजमहल के पूरे मॉड्यूलर ग्रिड का बेस है। लिटरली पूरा डिजाइन इसी पर टिका है ना चौंकाने वाला? और फिर आता है ये नंबर 270। मुख्य मकबरे का जो मास्टर स्क्वायर ग्रिड है वो 270 वितस्ती यानी हैंड स्पैन का बना है। ये एक बेहद कॉम्प्लेक्स लेकिन डेसिमल फ्रेंडली इंजीनियरिंग योजना को दिखाता है। उस जमाने के शिल्पकारों का दिमाग वाकई किस लेवल का था, ये सोचकर ही हैरानी होती है। इस ग्रिड सिस्टम को थोड़ा और करीब से समझते हैं। नदी के किनारे और बागों वाले हिस्से में 90 वितास्ती के चौकोर ग्रिड का इस्तेमाल हुआ है, जबकि फोकोड के लिए 60 वितास्ती के ग्रिड का। ये एकदम क्लियरली दिखाता है कि प्राचीन भारतीय सिविल इंजीनियरिंग सिद्धांतों का इस्तेमाल करके पूरे कॉम्प्लेक्स को कितने परफेक्ट और सटीक अनुपात में खड़ा किया गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, प्रचलित मिथक और सच्चाई। इतने सालों में इस स्मारक को लेकर बहुत सी अफवाहें और भारी लोक कथाएं भी उड़ी हैं, जिन्होंने सदियों से इसके असली इतिहास को काफी धुंधला कर दिया है। तो चलिए कुछ फैक्ट चेक करते हैं। सबसे मशहूर और भड़काने वाला सवाल, क्या सच में ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे? शाहजहां की इस कथित क्रूरता की कहानी हम सबने कभी ना कभी सुनी है, लेकिन क्या तथ्य इसका समर्थन करते हैं? मिथक ये है कि 20,000 मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे, लेकिन फैक्ट ये है कि इतिहास में इसका जीरो, जी हाँ शून्य प्रमाण मौजूद है। कोई भी आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं है। यह पूरी तरह से एक प्रतीकात्मक किंवदंती है जो शायद इस इमारत के इतने अनोखे होने को दर्शाने के लिए गढ़ दी गई थी। अब आते हैं एक और दिलचस्प थ्योरी पर। क्या यमुना नदी के ठीक उस पार काले संगमरमर में हूबहू एक काले ताजमहल का निर्माण होना था? ये एक ऐसी कहानी है जिसने पीढ़ियों से लोगों की उत्सुकता बढ़ाई है। लेकिन जब हम पुरातात्विक तथ्य देखते हैं तो ये कहानी भी टिक नहीं पाती। ये अफवाह असल में जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर जैसे कुछ यूरोपीय यात्रियों ने फैलाई थी। नदी के उस पार मेहताब बाग में जो काले रंग के खंडहर मिले हैं वो असल में सिर्फ वक्त के साथ रंग उड़े हुए सफ़ेद संगमरमर ही हैं। और फाइनली तेजो महालय नाम के एक हिंदू मंदिर होने वाले दावों की बात करते हैं। 2015 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI और केंद्र सरकार ने इस दावे को पूरी तरह से और आधिकारिक रूप से खारिज कर दिया है। ASI के रिकॉर्ड्स एकदम स्पष्ट रूप से इसकी फारसी मुगल उत्पत्ति की ही पुष्टि करते हैं। सेक्शन 4, पर्यावरण का प्रभाव और बचाव। अब इतिहास की इन कहानियों से बाहर निकलकर 21वीं सदी की एक बहुत ही कठोर सच्चाई का सामना करते हैं।
आज के समय में इस इमारत को किन गंभीर खतरों से जूझना पड़ रहा है? खतरे बहुत रियल हैं। मथुरा रिफाइनरी का एमिशन, बढ़ता सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण, एसिड रेन का बनना और यमुना नदी में गिरने वाला शहरी और इंडस्ट्रियल सीवेज, ये वो आधुनिक कारण हैं जो आज सक्रिय रूप से ताजमहल के वजूद के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। इसमें सबसे भयानक रासायनिक वास्तविकता है अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन। ये बारिश संगमरमर के कैल्शियम कार्बोनेट को घोलकर उसकी सतह को नष्ट कर रही है। और यही वजह है कि 17वीं सदी का वो चमकता हुआ बेदाग सफेद पत्थर आज के प्रदूषण के कारण धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे बचाने के प्रयास भी लगातार जारी हैं। आगरा की 39 इंडस्ट्रीज ने अपने यहाँ एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं ताकि दूषित जल साफ हो सके। और प्रदूषण कम करने के लिए शहर के मुख्य हिस्सों में अब डीजल की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियों को काफी प्रमोट किया जा रहा है। आखिरी सेक्शन, ताज दर्शन और सही समय। चलिए अब गियर शिफ्ट करते हैं और कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। अगर आप जल्द ही यहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। यहाँ टाइमिंग ही सब कुछ है। अगर आप रिफ्लेक्टिंग पूल में वो एकदम परफेक्ट शीशे जैसी परछाई वाली फोटो लेना चाहते हैं तो सुबह 6 से 8 बजे के बीच वहाँ पहुँच जाइए, इससे पहले कि हवा चले और वो मिरर इफेक्ट टूट जाए। और अगर एकदम शांति चाहिए तो सनराइज के वक्त नदी का किनारा बेस्ट है। और रोज आने वाले लगभग 40,000 लोगों की भारी भीड़ से बचने का एक शानदार इनसाइडर हैक बताऊं? हमेशा ईस्ट गेट यानी पूर्वी गेट चुनें। यहाँ वेटिंग टाइम मुश्किल से 10-15 मिनट होता है और फोटोग्राफर्स के लिए ये पूल के सबसे करीब भी है। वहीं पश्चिमी द्वार की भीड़ से आपको जितना हो सके बचना चाहिए। दिन की भीड़ भाड़ से अलग एक बेहद शांत ऑप्शन भी है, चांदनी रात का दर्शन। लेकिन इसके नियम काफी सख्त हैं। एक चंद्रमास में फुल मून के आसपास सिर्फ 5 रातों के लिए ये अलाउड है, वो भी महज 30 मिनट के स्लॉट में। आपकी पहुंच केवल बाहरी चबूतरे तक सीमित रहती है और एडवांस बुकिंग एकदम अनिवार्य है। पर यकीन मानिए, ये अनुभव बहुत जादुई होता है। टिकट की बात करें तो भारतीय नागरिकों के लिए बेस प्राइस 50 रुपये है और विदेशियों के लिए 1100 रुपये है। लेकिन अगर आप मुख्य मकबरे के अंदर जाना चाहते हैं तो 200 रुपये का एक्स्ट्रा टिकट लगता है। एक जरूरी रिमाइंडर, ताजमहल हर शुक्रवार को आम दर्शकों के लिए बंद रहता है, तो अपना ट्रिप उसी हिसाब से प्लान करें। तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ बड़े पैमाने पर आता टूरिज्म है और दूसरी तरफ लगातार बढ़ता पर्यावरण का खतरा। ऐसे में आगरा का ताजमहल अपने इस वर्तमान स्वरूप में आखिर कब तक सुरक्षित रह पाएगा? इतिहास की इस भव्यता को निहारने और इसे नष्ट होने से बचाने के बीच का ये नाजुक बैलेंस हम सबको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस एक्सप्लेनियर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।